टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स और विशाल भोजनी चैनल में। और हम सॉल्व कर रहे थे नीट 2020 का पेपर। ओके, हम सॉल्व कर रहे थे नीट 2020। कब हुआ ये? 13 आज हुआ, 13 सितंबर 2020। ओके, तो चलो, तो अभी बज रहे हैं 6:15 और शुरू करते हैं 6:15। तो अब शुरू कर रहे हैं ये नेक्स्ट लेक्चर। चलो, तो हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में। अब इस क्वेश्चन में चालू करेंगे 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, ये क्या है? व्हेन टू सिलेंडर्स A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. Stop cock. A contains ideal gas at a standard temperature and pressure, and B completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly open, and the process is. देखो, सबसे पहले क्या किया है हमें? A B को कनेक्ट किया गया स्टॉप कॉक से। स्टॉप कॉक से मतलब बीच में कॉक लगाया है, स्टॉप कॉक। ओके, अब बाहरी टंकी को, ऊपर की टंकी को नीचे की टंकी से रहता है बहुत बार, जो मोटर से जाने वाला पाइप रहता है उसको बंद कर देते हैं हम, अगर ऊपर काम चल रहा है प्लम्बिंग का तो। ओके, उसी तरह का कॉक है, लेकिन थर्मली इंसुलेटेड है। तो क्या कहा? देखो, बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड एंड एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। अगर एंटायर सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है और कॉक को सडनली, स्टॉप कॉक को सडनली ओपन कर दिया, तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? और ऑब्वियसली अगर पूरी सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है तो थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम मतलब क्या? नो हीट एक्सचेंज। तो प्रोसेस कौन सी है? एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो फालतू सवाल था ये। ओके, थ्योरी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर पर मीटर। द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज, और म्यू 0 की वैल्यू दी गई 4.10⁻⁻⁷। अगर नहीं भी दी रही थी तो ये हमको पता होनी चाहिए, ओके, तो क्या है, क्या दिया गया है हमको? ससेप्टिबिलिटी दी गई। ससेप्टिबिलिटी मतलब ये। ओके, ससेप्टिबिलिटी कितनी दी गई है? 599। ओके, अगर ससेप्टिबिलिटी 599 है तो ऑब्वियसली, और क्या दिया गया मतलब रिलेटिव परमिलेटिव वाला कंसेप्ट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उसकी? 1200 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का कोई काम नहीं यहाँ पे, परमेबिलिटी निकालनी है ना, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल निकालनी है। देखो, ऐसे कंफ्यूज करते हैं ये। ओके, मतलब फालतू में दे दिया उन्होंने। वी नो दैट म्यू 0, ओके, मतलब म्यू 0 है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 4π×10⁻⁻⁷। और यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, जो रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट है, ओके, जो परमेबिलिटी का यूनिट है वही रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट। तो यूनिट अगर सेम है तो इसमें ये एम्पियर मीटर इनवर्स में इन्होंने क्या दिया हमको? मैग्नेटिक फील्ड दी। तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना, ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं। वी हैव, हम लोग को पता है म्यू बराबर क्या रहता है? म्यू 0 म्यू आर रहता है। ओके, म्यू 0 हमें पता है, ये दिया गया है 4π×10⁻⁻⁷। और म्यू आर क्या होता है? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, 599 प्लस 1 क्या होता है? ये म्यू आर 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है। ओके, ये आएगा 600। तो करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 6 4 24। ओके, 24 0 0 × 10⁻⁻⁷। देखो ना आंसर, ऐसा तो नहीं रहेगा। चलो, अभी पॉइंट से खिलवाड़ करेंगे हमारे साथ में ये। अगर 2.4 कर देते हैं, मतलब 3 पॉइंट इधर लेके गए, तो इसको बोलते हैं 10⁻³ 10⁻⁻⁷। 7 में से 3 गए 4, 2.4 × 10⁻⁻⁴ इज द आंसर। ओके, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ये होगा
सर ऑप्शन नंबर, अच्छा ठीक है 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴ 2.4 पाई भूल रहा था यहाँ पे, ये पाई, हाँ डायरेक्ट ये 600, 6 4 का कर दिया मैंने डायरेक्ट 24, 600 इंटू 4 2400, ओके 600 की 4 पत्ते 2400, ओके हो गया। इसके बाद में देखो द एनर्जी इक्वेलेंट ऑफ द 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज, अब हमें एनर्जी निकालनी है 0.5 ग्राम सब्सटेंस की जूल में। वी नो दैट एनर्जी 0.5 क्या दिया, वो एनर्जी क्या दी 0.5 ग्राम सब्सटेंस। चलो मास दीदी एनर्जी निकालने में, वी नो दैट मास एनर्जी रिलेशन सबसे फेमस चीज बनेगा था, ओके दाढ़ी पूछे वाले भाई अपने, क्या नाम है, आइंस्टाइन, E = mc², ओके तो मास कितना दिया 0.5 ग्राम। अच्छा मास क्या है, मास 0.5 ग्राम में दिया, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, मतलब ये किलोग्राम हो गए ना इतने, ओके 0.5 ग्राम मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू 10⁻³ ओके 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू c² मतलब सी क्या होती है, सी होती है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, तो c² क्या है 3² 9 एंड 10⁻⁸ का स्क्वायर 16, ओके डायरेक्ट करो 9 इंटू 0.5, 9 क्या आता 4.5, ओके और 16 में से 3 गए, कितने आए 13, ऑप्शन है क्या देखो, ओके 4.5 इंटू 10⁻13, अच्छा ये है, इसको तो डायरेक्ट ओरली आंसर आते हैं इसके, ओके लेकिन जानबूझ के मैंने निकाल के दिया आपको। लो 14 A 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt 50 Hz AC supply. The RMS value of current in the circuit nearly is. यार इस तरह के क्वेश्चन अगर मैं लास्ट में कर देता इसको, चलो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक सिंपल बात है एकदम, क्या ये हमारा RLC सर्किट, RLC रेजोनेटिंग सर्किट है ना, RLC सर्किट सीरीज सर्किट, इसमें क्या है ठीक है, रेजोनेंस के टॉपिक पर भी क्वेश्चन आया मैंने देखा था उड़ता। चलो क्या दिया गया इसमें का, कैपेसिटर की कैपेसिटी दे दी 40 माइक्रोफराड मतलब क्या रे 40 इंटू 10⁻⁻6 फराड, ओके और क्या दिया गया, वोल्टेज 200 वोल्ट, और क्या दिया गया फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, जनरली पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, पाकिस्तान में भी विकार लोगों को पाकिस्तानी, लेकिन उनकी भी वो इतनी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ओके हमें क्या निकालना है RMS वैल्यू ऑफ करंट, ओके इन द सर्किट, RMS वैल्यू निकालनी है करंट की, आए निकालना हम लोगों को RMS, ओके तो करंट की वैल्यू क्या आएंगी निकालना है। वी नो दैट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं V = आया, V = क्या है IR, लेकिन करंट कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, ओके अगर करंट निकालना है मुझे तो ये क्या आएगा वोल्टेज अपॉन XC। अब XC की वैल्यू देखो, करंट निकालना है ओके, XC की वैल्यू देखो, XC मतलब क्या होता है, XC मतलब क्या होता है 1/2πfc, 1/2πfc, तो 1/XC क्या हो जाएगा 2πfc, शॉर्टकट है ना, क्या मैं बोलूँ ये 2πfc इंटू V, ये आएगा करंट की वैल्यू, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, अभी दिख रहा है क्या वो, अच्छा तो इधर लिखता हूँ मैं, करंट की वैल्यू क्या है ये 2πfc इंटू वोल्टेज, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन XC होता है, और 1/XC की वैल्यू मैंने 2πfc यहाँ पे डाल दी, ठीक है तो ये करंट हो गया, तो 2π फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है कैपेसिटी कितनी है
40 इंटू 10⁻⁻⁶ और वोल्टेज कितना है उसका, वोल्टेज 200 वोल्ट। ये टाइम पास बहुत होता है। ओके 50 दूने 100, डायरेक्ट 100 बोल दूँ, ये 100। ओके 50 दूने 100, ये 100 मतलब इसको डायरेक्ट मैं 100 बोल देता हूँ इधर। मतलब क्या मैं बोलूँ, 20 के ऊपर 2 जीरो मैंने बढ़ा दिए डायरेक्ट। ओके फिर 4 दूने 8, ओके ये 8 है ना, तो ये 4 था ना, 4 दूना 8 पाई इंटू और एक जीरो बढ़ गए। ओके इधर जीरो डालते हैं, तो ये 5 है 6, ये कहेंगे 10⁻⁻1 है ना, 10⁻⁻6 और ये 5 -1, तो 8 3 24 है ना, लगभग 24 इंटू 10⁻⁻1 मतलब कितना आएगा रे, लगभग 2.4 2.5। ओके 2.5 आ जाएगा लगभग। आंसर देखो 2.5, अच्छा 2.5 आंसर। ओके 2.5 इज द आंसर। फिर उसके बाद में ये था, समझ में आया किस तरह से किया। ओके अब देखो उसके नेक्स्ट कौन सा दिया गया है, 2 particles of mass 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम are attached to 2 ends of the rigid rod of 1 meter negligible mass, लेंथ है 1 मीटर उसकी। हाँ लेंथ क्या है, 1 मीटर का रॉड है। लेंथ कितनी है उसकी, 1 मीटर। मुझे लगा 5:30 बजे पेपर छूटा, अभी हो जाएगा वो जले के उजाले में, लेकिन टाइम लग रहा है बहुत सॉल्व करने में। ठीक है 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर है। ठीक है मास कितना है, एक का 5 ग्राम है। ठीक है 1 इंटू 5 किलोग्राम लगाया, 1 इंटू 10 किलोग्राम लगाया, 5 किलोग्राम से हमको डिस्टेंस निकालना कितनी दूरी पर। अब देखो ये क्या बैलेंसिंग कंडीशन रहेगी नहीं, एक बड़ा है एक बड़ा है छोटा है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास किसकी साइड में झुकेंगे, बड़े की साइड में है ना। जैसे और एग्जाम्पल मम्मी का भरोसा कोलगेट, अब देखो ये कोलगेट का पकड़ है, ये इसका मास यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम रहेगा। अब इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली बीच में तो बैलेंस होगा नहीं, तो किधर की तरफ ही झुकेगा ज़्यादा बैलेंस मुझे कहाँ पे, मैं यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो तो नहीं, यहाँ पे कहीं तो भी जाके मुझे यहाँ पे कहीं तो भी बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब इसको जो बैलेंस कर रहा हूँ मैं, ओके तो ये बड़े मास की तरफ कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो क्या मैं कहूँ बड़े मास की तरफ इसको बैलेंस कर रहा हूँ मैं, मतलब कोई तो भी है, इसका सेंटर ऑफ बीच में तो आएगा नहीं, इधर झुका हुआ रहेगा। कितना झुका हुआ रहेगा ये डिपेंड करेंगे कहाँ से गिन रहे हैं हम, 5 से। तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा CM बराबर, ओके ये मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 10 इंटू लेंथ कितने हुआ, टोटल मास 10 + 15 कितने आ गए, 10/15 मतलब कितना आता है वो 2/3 मतलब 0.66 और ये क्या है मीटर, 0.66 मीटर। अरे कमाल की बात है, मीटर में तो है ही नहीं। चलो मीटर में तो सेंटीमीटर में दिया गया है, 0.66 मीटर मतलब कितना रहे 66 सेंटीमीटर, 67 ले लो। चलो ऑप्शन नंबर ना 67 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखो 17वां, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 66 सेंटीमीटर लिखो इसको। हाँ 0.66 मीटर मतलब 66 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अरे आना ही चाहिए अगर नीट डेयर डॉक्टर ऐसे बनेंगे तुम लोग। ओके अ रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर बीच एंड बैलेंसेस द, मैंने इसका फॉर्मूला बताया आपको शॉर्टकट है ना, अरे 10 ओहम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, द पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2, द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर। अरे यार भूल जाऊंगा मैं तो, प्रॉब्लम पढ़ते पहले आधे सॉल्व करते हैं। तो बैलेंसिंग इस तरह का प्रॉब्लम रहा मतलब बैलेंसिंग कंडीशन रहती है। ओके तो वी नो दैट ये रहता है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे लगा रहता है गैल्वेनोमीटर G, लेफ्ट गैप राइट में, यहाँ पे डाला x, यहाँ पे डाला 10 वाट। ओके बैलेंसिंग ब्रिज की कंडीशन क्या होगी 3:2। हमें पता है R1/R2 इक्वल्स टू क्या होता है R3/R4।
और लेंथ है तो R1/R2 बराबर L1/L2 ऐसा रहता है ना। इस तरह से बोल सकते हैं ना। तो क्या हम बोलेंगे R1/R2 बराबर R3/R1 L1/L2। R1 क्या है x/10 बराबर क्या रहेंगे रे x/10 बराबर क्या रहेंगे x/10 बराबर L1/L2। L2 कितना है 3/2। ओके, क्या मैं बोलूँगा x बराबर कितना रहेगा 3 × 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15 ओहम। ओके, 15 ओहम ये वैल्यू किसकी रहेंगी x की। तो x बराबर 15 ओहम निकल गया हमारा। x बराबर कितना निकल गया है 15 ओहम। ओके, अब x बराबर अगर 15 ओहम है तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। x बराबर 15 ओहम और क्या निकालने को कहा हमको एक्चुअली में लेंथ कितनी देंगे 1 ओहम रेजिस्टेंस की। अच्छा देखो 15 ओहम के लिए है ना 15 ओहम के लिए लेंथ है 1.5 मीटर। 15 ओहम के लिए लेंथ है 1.5 मीटर। तो 1 ओहम के लिए लेंथ कितनी रहेंगी। ओके, ये क्या रहेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 0.1 मीटर। लेंथ क्या रहेंगी 0.1 मीटर। चलो 0.1 इज द आंसर। 0.1 मीटर 0.1 मीटर अरे हाँ 1 × 10⁻⁻1 मतलब 0.1 मीटर मतलब 1 × 10⁻⁻1 मीटर इज द आंसर। ओके, ये आ गया, ये आ गई लेंथ। हम बोलो अब देखो 17 14 17 पे खतरा यंग मॉडल्स। अरे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मुझे लगा यंग मॉडल्स का फिर से आ गया क्या। दो सवाल कैसे दिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट if the separation between the coherent sources is hard and distance of the screen from the coherent sources is doubled। देखो क्या किया, अच्छी खासा बैंडविड्थ का फार्मूला था हमारा। बैंडविड्थ के बैंड बजा नहीं, बैंडविड्थ बीटा को मैं भी बोलता हूँ तो स्टैंड पर बोलने अच्छा लगता है मुझे, शॉर्टकट भी है। ओके, बी कितना है, बी का फार्मूला क्या होता है λ/d। ओके, क्या कर दिया कि सोर्सेस में का डिस्टेंस आधा कर दिया। ओके, कोहेरेंट सोर्सेस इज हार्ड। अच्छा, डी को d/2 कर दिया। ओके, और डी को डबल कर दिया। बड़े डी को क्या कर दिया इन्होंने डबल कर दिया। क्या मैं कहूँ ये d2 है, ये d2 है। ओके, तो b2 क्या आ जाएगा v1 है, यह v1। ओके, तो v2 क्या आएगा वैल्यू डालो λ d2/d2। λ d2 की जगह पे क्या डालेंगे हम 2d, 2 λ d हो जाएगा ये, और ये 2d2। ओके, d2 क्या है d/2। ये ऊपर चला जाएगा मतलब क्या होगा 4 λ d/d। ये होगा v2। क्या मैं कहूँ λ d/d तो v1 है, तो ये आएगा 4v1 मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स। ओके, सो इट इज नथिंग बट v2 इज 4 टाइम्स द v1। अच्छा चलो, तो बकवास क्वेश्चन था ये, है ना। 9 A charged particle having drift velocity 7.5 into 10⁻⁻4 meter per second in an electric field of 3 × 10⁻⁻10 volt per meter has a mobility in meter square per volt per second। अरे यार सबसे इजी सवाल, इससे कुछ मिला नहीं क्या इन लोगों को। मोबिलिटी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इंटेंसिटी ये होती है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है के बोलो मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इंटेंसिटी। और मोबिलिटी क्या आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी दी गई है, और डायरेक्ट कैलकुलेशन ओरली आंसर आएगा इसका 7.5 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है
2.5 आंसर में देखो 2.5, चलो 2 बार 2.5 है, तो ये है ऊपर 10⁻⁻4 और नीचे क्या है 10⁻−10 है। तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा वो, और ये ऑब्वियसली ये -10 है, 10⁻−10 ये -4 है, 10⁻−10 ऊपर चली जाएंगी तो 10 क्या आ जाएंगी +10 हो जाएगी, 10⁻+10 इंटू 10⁻−4 कितने आएंगे रे 2.5 इंटू 10⁻6। सबसे थर्ड क्लास क्वेश्चन इस पेपर में का। ओके, अब तक आया नहीं, इससे अच्छा आएगा तो मैं बताऊँगा। 20 क्वेश्चन नंबर 20 डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अरे ये उससे भी थर्ड क्लास है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब क्या होता है बताओ, स्ट्रेस मतलब क्या होता है। अरे हम भाई बहन झगड़ के घर वालों को स्ट्रेस देते हैं, मेंटल स्ट्रेस, फिर घर वाले भी फिजिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं हमारे गाल के ऊपर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 और एरिया के डायमेंशन L2 क्या आएंगे ये m1 1 - 2 L-1 और T-2 m1 L-1 T-2। ओके, अच्छा चलो, इसको तो वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप तो अच्छे से करते थे इसको, बहुत ही थर्ड क्लास क्वेश्चन था ये। अब 21 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। सिंगली आयनाइज्ड हेलियम एटम, ड्यूटेरॉन, सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, हाइड्रोजन एटम, सिंगली आयनाइज्ड हेलियम एटम। देखो बोहर मॉडल जो है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए वैलिड होता है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस को अगर देखा जाए तो क्या हम बोलेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में हेलियम आएगा, ड्यूटेरॉन मतलब ये H12 है, हाइड्रोजन का एसिड ये भी आएगा सिंगल। अरे मुझे तो चारों लग रहा है, नहीं 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 नहीं, नियॉन हाइड्रोजन एटम में आएगा। नियॉन के एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, सिर्फ जो सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन है ना उसके। ओके, तो इसको आपको अच्छे से केमिस्ट्री में समझेगा, क्योंकि जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या था, एनर्जी के बारे में बता रहा था। ओके, एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन फॉर्म द हायर एनर्जी लेवल्स इस क्या बोलता था, इट जम्प्स इनटू द लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लिमिटेड। ओके, H इतने फोटॉन जितनी एनर्जी इमिट हो जाती है। तो ये भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो नियॉन है, सिंगली आयनाइज्ड नियॉन, तो वो है उसका। ओके, एक बार इसको चेक कर लेना फिर से। ओके, ये है, यही है, तीसरा ही है, क्योंकि ये तीनों तो नहीं है, मतलब 100% तीसरा ही है इसका ऑप्शन। अब देखो 22 इन RLC सर्किट, is connected to an AC voltage source. The inductor, when L is removed, the circuit, the phase difference between। अरे यार मैंने बोला था RLC सर्किट पे प्रॉब्लम आने वाला है, 100% श्योर आएगा। RLC सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट हो या तो पैरेलल। और मैंने फेजर डायग्राम भी बताया था, आपको पता था शॉर्टकट इसके। When current and the voltage is π/3, फेज डिफरेंस बिटवीन। अब हम लोगों को पता है इंडक्टिव सर्किट है, एक बार L रिमूव कर लें मतलब RLC सीरीज सर्किट है। देखो क्या है, RLC ये सीरीज सर्किट है। ओके, इसमें है, कभी L रिमूव कर रहे हैं मतलब ये बन जा रहा है RC सर्किट। ओके, L रिमूव कर रहे हैं, RC सर्किट है, तो π/3 का फेज डिफरेंस दे रहा है। ओके, और तो कभी C रिमूव कर रहे हैं, कभी R रिमूव कर रहे हैं, कभी C रिमूव कर रहे हैं। C रिमूव कर दिया तो ये इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, RL दैट इज RL सर्किट हो जाएगा ये, है कि नहीं। अब इस केस में भी फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, π/3 का ही आ रहा है, इधर भी π/3 का ही आया था। ओके, π/3 का फेज डिफरेंस आया था। अब बात ये है क्या निकालना है इसका पावर फैक्टर। अरे यार तो डायरेक्ट ओरली आंसर आता है इसका, π/3 से यहाँ पर कौन लीड करने वाला RC सर्किट में, इन कैपेसिटर करंट लीड्स।
करंट लीड द वोल्टेज, कितने से लीड करेंगे तो π/3 एंगल। यहाँ पे RL सर्किट में कौन लीड करेंगे, EMF लीड द करंट, कितने एंगल से π/3। ये π/3 से इसको कैपेसिटर के केस में पीछे खींचेगा, ये इंडक्टर के केस में आगे खींचेगा। आगे पीछे खींचने वाले सेम है, तो ना वो आगे जाएगा ना वो पीछे जाएगा, उधर के उधर ही रहेगा। मतलब फेज एंगल कितना रहेगा 0, फाई कितना रहेगा 0, और फाई 0 है तो cos फाई की वैल्यू 1। चलो देखते हैं फेजर डायग्राम पर से। वी नो दैट करंट इधर जा रहा है, EMF भी इधर जा रहा है, रेजिस्टिव रेजिस्टेंस की इंडक्टर की केस में क्या होता है, RLC सीरीज सर्किट में इंडक्टेंस उसको EMF को आगे लेके जाता है 90 डिग्री से। ओके, अब यहाँ पे ये आइडियल केस है, ये आइडियल केस है, हम क्या पढ़ रहे हैं आइडियल केस। और कैपेसिटर उसको क्या करता है, पीछे लेके जाता है। अगर कैपेसिटर का EMF छोटा रहा और इंडक्टर का बड़ा रहा तो क्या हम बोलेंगे, ये आता है हमारा EL माइनस EC। हमें पता है EL मतलब क्या है, I इंटू XL है, और EC मतलब क्या है, करंट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस IXC है, और ये तो है EL माइनस EC क्या आएगा, I कॉमन, XL माइनस XC। ओके, और ये क्या होता है, ER बराबर I इंटू R होता है। तब देखो ये इधर चला जाएगा, EL माइनस EC है ना, EL माइनस EC। क्या मैं बोलूँ, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों का फेज डिफरेंस ऐसा रहेगा कुछ तो भी। इसको बोलते थे हम इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या कहते हैं, यह है R, यह है XL माइनस XC है ना। तो हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस क्या है, ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये एंगल है फेज एंगल फाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, OAB में OBC, अगर इस ट्रायंगल को हम OBC बोलते थे OBC, तो OBC ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हम बोलेंगे वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो Z स्क्वायर बराबर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो Z बराबर आएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये जो फेज एंगल फाई है, फाई जितना इंडक्टेंस के लिए है, जितना कैपेसिटेंस के लिए π/3, ओके सॉरी, जितना RC सर्किट के लिए उतना ही RL सर्किट के लिए है। इसका मतलब क्या है, XL की मैग्नीट्यूड जो है और XC के मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। अगर XL और XC के मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब cos फाई क्या होता है, cos फाई होता है R/Z। cos फाई क्या होता है, R/Z, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या आएगा, XL माइनस XC अगर सेम है तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर था। XL माइनस XC अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो XL माइनस XC 0, तो Z बराबर क्या आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर। अंडर रूट R स्क्वायर मतलब क्या आएगा, Z बराबर R आएगा। तो इम्पीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस बराबर मतलब ये रेजोनेटिंग सर्किट की वैल्यू याद है, RLC रेजोनेटिंग सर्किट। ओके, तो इस केस में क्या आएगा, R/Z। तो cos फाई की वैल्यू R और Z की वैल्यू भी R, तो R/R क्या आएगा 1, तो cos फाई की वैल्यू क्या आएगी 1, और फेज डिफरेंस कितना आएगा 1, फेज एंगल कितना आएगा 1। समझ में आया। ओके, ये फेजर डायग्राम में पढ़े थे हमने, तो फेजर डायग्राम के एक बार आप अपने नोट्स देख लो, उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो ओरली आंसर आता था डायरेक्ट, क्योंकि π/3 से पहले एंगल है क्या, RC सर्किट का π/3, RL सर्किट का π/3, सिंपल π/3 कैंसिल, मतलब फेज एंगल 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं। ओके, फालतू धंधे टाइम पास। अच्छा चलो।